हे गाइस, दिस इज शुक्ला एंड यू आर वाचिंग एजुकेशन साइट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएएनआईटी भोपाल के बारे में, मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल। तो इस वीडियो में मैं आपको इस एनआईटी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। यहाँ पे मैं स्टार्ट करूंगा बेसिक इंफॉर्मेशन से, सीट मैट्रिक्स, रैंकिंग, फीस स्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप का क्या क्राइटेरिया है, कितनी फीस लगती है, कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, एडमिशन का क्या प्रोसीजर है, कैसे आपको एमएएनआईटी भोपाल में एडमिशन मिलता है, कैंपस कैसा है, कैंपस लाइफ कैसी है, हॉस्टल कैसा है, प्लेसमेंट को हम डेप्थ में जाके देखेंगे, हाईएस्ट पैकेज, एवरेज पैकेज, ब्रांच वाइज कितना परसेंटेज प्लेसमेंट हुआ है, कितने बच्चे प्लेस हुए हैं, कट ऑफ क्या रहा है एमएएनआईटी भोपाल में एडमिशन के लिए 2020 में, पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। इस तरह की और भी वीडियोस एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई और स्टेट कॉलेजेस से रिलेटेड आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम अपने चैनल पे इंडिया की सभी एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई और स्टेट कॉलेजेस के लिए प्लेलिस्ट तैयार कर रहे हैं, जिसमें आपको पूरा रिव्यू मिलेगा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी कॉलेजेस के बारे में। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप दूसरे एनआईटी के रिव्यू भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिससे कि आपको आपके एडमिशन के टाइम पे प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा एमएएनआईटी भोपाल के बेसिक इंफॉर्मेशन से। तो ये एक पब्लिक टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, मौलाना आजाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल के नाम से भी जाना जाता है। 1960 में स्टेब्लिश हुआ था। इनका जो कैंपस है वो काफी बड़ा है। ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी एनआईटी हैं उनमें इसका जो कैंपस है वो काफी बड़ा है। 650 एकड़ का कैंपस है। कोर्सेज की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको बीटेक, बीआर्क, बी प्लान, एमटेक, एम प्लान, एमबीए, एमसी और पीएचडी का कोर्स मिलता है। इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं बीटेक कोर्स की। अगर कनेक्टिविटी देखते हैं तो इसके लिए जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल है। एयरपोर्ट से इसका जो डिस्टेंस है वो 15 किलोमीटर का है। रेलवे स्टेशन से अगर इसकी कनेक्टिविटी देखें तो यहां तक पहुंचने के लिए आपको 2 रेलवे स्टेशन मिलते हैं। पहला भोपाल का मेन रेलवे स्टेशन, इससे इसका जो डिस्टेंस है वो 8 किलोमीटर का है। और जो भोपाल का दूसरा रेलवे स्टेशन है जहां पर आपको काफी सारी ट्रेनें मिलती हैं, जो कि भोपाल का एक तरह से मेन रेलवे स्टेशन ही आप बोल सकते हो, हबीबगंज रेलवे स्टेशन, वहां से इसका जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर का है। तो भोपाल में इस कॉलेज की जो कनेक्टिविटी है वो आपको कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं करने वाली है। आप बड़े आराम से, आप इंडिया के किसी भी कोने से हो, आप एमएएनआईटी भोपाल के कैंपस तक बड़े आराम से पहुंच सकते हो। दोनों रेलवे स्टेशन जो भोपाल के हैं वो काफी बिजी हैं, बड़े रेलवे स्टेशन हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सीट मैट्रिक्स की, तो यहां पर बीटेक के लिए आपको टोटल 7 ब्रांचें मिलती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा सीट्स आपको मिलने वाली हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर 213, इसके बाद मैकेनिकल के अंदर 195, फिर ईसी के अंदर 160 और जो सबसे कम सीट्स हैं वो आपको मिलती हैं केमिकल और मटेरियल साइंस के अंदर, जो कि है 70। तो एमएएनआईटी भोपाल का जो सीट मैट्रिक्स है ना वो आपको काफी बढ़िया मिलने वाला है। आप यहां से डिटेल में देख सकते हैं। आर्किटेक्चर के लिए यहां पे 100 सीट्स हैं। बात करते हैं रैंकिंग की। एमएएनआईटी भोपाल की एनआईआरएफ रैंकिंग क्या है, तो यहाँ पे 2018 से 20 तक का डेटा आपको दिखाया गया है। 18 में इनकी एनआईआरएफ 55 थी, 19 में 62 थी और 20 में 65 थी। तो इनकी जो एनआईआरएफ रैंकिंग है वो आप 18 से 20 तक देखो तो वो बढ़ती जा रही है। लेकिन आपको एनआईआरएफ के बेसिस पे कॉलेज को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एनआईआरएफ बनने के बहुत सारे फैक्टर होते हैं। जो एनआईआरएफ रेटिंग मिलती है उसको डिफरेंट फैक्टर के बेस पे दिया जाता है। वहाँ पे कितनी रिसर्च होती है, वहाँ पे डिपार्टमेंट कैसे हैं, रिसर्च की क्या फैसिलिटी है, कैंपस कैसा है, कैंपस का एरिया कितना है, कनेक्टिविटी कैसी है कैंपस की, कैंपस लाइफ कैसी है, हॉस्टल कितने हैं, हॉस्टल में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, फैकल्टी कैसी है, यानी सारी चीज़ों को देखने के बाद एनआईआरएफ रेटिंग दी जाती है। लेकिन हमें किसी कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब नहीं होता है। बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, डिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मीडियम हो, तो भी हमारा काम चल जाता है, क्योंकि हमें उस कॉलेज में घर नहीं बनाना है। 4 साल का बीटेक करके वापस एक जॉब लेके आ जाना है। तो प्लेसमेंट, वहाँ पे कितनी अच्छी फैकल्टी है, इंटर्नशिप की क्या अपॉर्चुनिटी है, ये सारी चीज़ें हमारे लिए मैटर करती हैं। रिसर्च वगैरह जो पीएचडी वाले बच्चे हैं, मास्टर्स वाले बच्चे हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। जो बीटेक वाले हैं उनके लिए तो बेसिक इंपॉर्टेंट ये है कि इंटर्नशिप कितनी अच्छी मिल रही है, कितनी अच्छी फैकल्टी उन्हें पढ़ा रही है, क्या क्या उन्हें कंप्यूटर सेंटर वगैरह में क्या फैसिलिटी मिलती है, लैब वगैरह उनकी कितनी अच्छी कंडीशन में है, और प्लेसमेंट कितना अच्छा मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट है प्लेसमेंट। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो एनआईआरएफ के बेसिस पे कॉलेज को कभी भी जज मत करना। बाकी इस कॉलेज की जो
NIRF है वो आपको डिसेंट मिलने वाली है। पिछले 5 साल का डेटा उठा के देख लो, NIT भोपाल की जो NIRF है वो 50 से 80 के बीच रैंक करती है। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसीजर की। तो ये NIT जो है वो एडमिशन प्रोसीजर एकदम सेम रखता है जैसा कि सभी NIT के लिए होता है। सबसे पहले JEE मेन का एग्जाम देना होगा। JEE मेन एग्जाम के बाद आपको अपनी काउंसलिंग जोसा और CSAB के थ्रू करनी होगी। जोसा और CSAB की काउंसलिंग में आप इस NIT को एज ए चॉइस फिल करके यहाँ पे अपनी ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे या कैटेगरी रैंक के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हो। फीस स्ट्रक्चर की बात करते तो ये NIT काफी अफोर्डेबल है दूसरे NIT के कंपैरिजन में। सबसे पहले मैं आपको फीस स्ट्रक्चर बता देता हूँ, इंस्टीट्यूट फीस और हॉस्टल फीस बता देता हूँ। इसके बाद जो फी वेयर की फैसिलिटी है उसे डिस्क्राइब कर दूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे इंस्टीट्यूट फीस की। तो आपको एडमिशन के टाइम पे जो टोटल फीस पे करनी होगी वो लगभग 79,000 पे करना होगा, जिसमें 62,500 ट्यूशन फीस है। अदर फीस पर सेमेस्टर 6,776 है। कॉशन मनी जो कि वन टाइम लिया जाता है एडमिशन के टाइम पे और रिफंड कर दिया जाता है, ये 5,000 है। और वन टाइम फीस आपको लगने वाली है 5,251 रुपीज। हॉस्टल फीस की बात करते हैं तो एडमिशन के टाइम पे यहाँ पे 40,500 पे करना होगा, जिसमें मेस का जो एडवांस है वो 20,000 है पर सेमेस्टर। अदर फीस पर सेमेस्टर 7,500 रुपीज है। हॉस्टल सीट का जो रेंट है वो 5,000 है। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर का चार्ज आपको पर सेमेस्टर 3,000 पे करना होगा और हॉस्टल का भी कॉशन मनी आपको एडमिशन के टाइम पे करना होगा 5,000। और जब आप हॉस्टल छोड़ोगे तो ये कॉशन मनी रिफंड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो फीस है वो अफोर्डेबल है, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आप फी वेयर की जो फैसिलिटी है उसे देखो। अगर आप SC ST या PWD कैटेगरी से हो तो आपको ट्यूशन फीस में 100% का रिलैक्सेशन मिलने वाला है। यानी जो 62,500 आपकी ट्यूशन फीस पर सेमेस्टर लग रही है उसमें आपको 1 रुपया भी नहीं देना होगा अगर आप SC ST या PWD कैटेगरी से हो। अगर आप जर्नल EWS या OBC कैटेगरी से हो तो फिर आपके फैमिली इनकम के बेस पे आपको ट्यूशन फीस में स्कॉलरशिप यानी फी वेयर की फैसिलिटी मिलती है। तो अगर आपकी फैमिली इनकम 1 लाख रुपए पर एनम से कम है जर्नल EWS और OBC वाले बच्चों के लिए, तो उन्हें भी ट्यूशन फीस में 100% का रिलैक्सेशन मिलेगा। यानी 62,500 जो पर सेमेस्टर है उसे आपको पे नहीं करना होगा। अगर आपकी फैमिली इनकम 1 लाख से 5 लाख के बीच है तो 2/3 का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर फैमिली इनकम 5 लाख से ऊपर है तो फिर आपको ये पूरी फीस पे करनी होगी। अगर आप जर्नल EWS या OBC से हैं, SC ST और PWD वालों के लिए 100% का रिलैक्सेशन है। तो अगर आप जो टोटल फीस यहाँ पे इंस्टीट्यूट की दिख रही है उसमें 62,500 कम कर दो तो फिर ये जो फीस है ना वो बहुत कम हो जाती है। 15-16 हज़ार रुपए के आसपास ही आपको फीस पे करनी होती है एडमिशन के टाइम पे। बाकी नेक्स्ट सेमेस्टर से तो आपको ये जो कॉशन मनी है, जो वन टाइम फीस है, ये भी पे नहीं करना होगा, सिर्फ अदर फीस वगैरह पे करनी होगी। तो ये जो NIT है वो काफी अफोर्डेबल है और यहाँ पे जो हॉस्टल चार्जेस हैं वो भी ज्यादा नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं इस कॉलेज का कैंपस कैसा है, कैंपस लाइफ कैसी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बताऊंगा हॉस्टल सेक्शन के बारे में। टोटल बॉयज के लिए 9 हॉस्टल हैं, जिसमें हॉस्टल नंबर 1 से 11 तक बॉयज के लिए है। हॉस्टल नंबर 7 को आप छोड़ देना, ये गर्ल्स हॉस्टल है। गर्ल्स के लिए यहाँ पे टोटल 2 हॉस्टल हैं, हॉस्टल नंबर 7 और फैकल्टी गेस्ट हाउस। हर एक हॉस्टल के अंदर आपको इंडोर आउटडोर गेम की फैसिलिटी मिलती है, जिम वगैरह आपको हॉस्टल के अंदर मिल जाता है। बाकी हॉस्टल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बिल्डिंग है, वो आपको इतनी पुरानी नहीं मिलने वाली है। हॉस्टल की जो बिल्डिंग है वो आपको ठीक ठाक कंडीशन में मिलने वाली है, ऐसा नहीं है कि टूटी फूटी बिल्डिंगें हैं। तो हॉस्टल का जो ओवरव्यू है वो आपको बढ़िया मिलेगा। अगर रूम की बात करते हैं तो रूम भी यहाँ पे स्पेसियस मिलने वाले हैं और रूम की जो कंडीशन है और रूम के अंदर की जो फैसिलिटीज है उन्हें आप यहाँ से देख सकते हो, काफी बढ़िया है। तो MNIT भोपाल के जो हॉस्टल है वो आपको बढ़िया कंडीशन में मिलने वाले हैं। हर एक हॉस्टल के अंदर आपको सिंगल मेस मिल जाती है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे आपको फूड वगैरह ठीक ठाक सर्व किया जाएगा। आप इंडिया के किसी भी कोने से हो, ज्यादा आपको फूड का इश्यू नहीं आएगा। अब बात करते हैं सेंट्रल लाइब्रेरी की। तो इनकी जो सेंट्रल लाइब्रेरी है वो काफी बढ़िया है। टोटल यहाँ पे जो बुक है वो 1,14,694 है और SC ST एंड जर्नल बुक बैंक जो है उसमें 26,025 बुक्स हैं। तो जो बीटेक वाले बच्चे हैं उन्हें बुक बाहर से परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कॉलेज का जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो इनका ऑडिटोरियम है। जो इनका पुराना स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर था उसे इन्होंने रेनोवेट किया और डॉक्टर S राधाकृष्णन के नाम से ऑडिटोरियम में कन्वर्ट कर दिया। ये जो ऑडिटोरियम है इसकी जो कैपेसिटी है वो 800 स्टूडेंट की है। यहाँ पे आपको हाईटेक साउंड मिल जाते हैं, AC मिल जाता है। यानी इस कॉलेज के हिसाब से इनका जो ऑडिटोरियम है ना वो सबसे बेस्ट पार्ट है। ऑडिटोरियम के अंदर आपको काफ़ी बढ़िया फील आने वाला है, लग्जरी फील आने वाला है। कैंपस के अंदर आपको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह मिल जाता है।
SBI का ब्रांच आपको मिल जाएगा, पोस्ट ऑफिस मिल जाएगा, ATM मिल जाएगा, यानी बाकी जो अदर जनरल फैसिलिटीज़ होती हैं वो इनके कैंपस के अंदर आपको मिल जाएंगी। कैंपस काफ़ी बड़ा है तो आपको सारी सुविधाएं MANIT भोपाल के कैंपस के अंदर मिल जाएंगी। अगर मैं ओवरऑल कैंपस लाइफ की बात करूं तो वो आपको डिसेंट मिलने वाली है MANIT भोपाल में। अगर हम फेस्टिवल की बात करते हैं तो इनका जो स्पोर्ट फेस्ट है वो स्पोर्टोमेनिया है, एंड इनका जो टेक्निकल फेस्ट है वो टेक्नो सर्च है, ये एनुअल टेक फेस्ट है। ये जो फेस्ट है वो काफ़ी बड़े लेवल पे ये लोग ऑर्गेनाइज कराते हैं, एंड ये हमेशा ऑड सेमेस्टर के टाइम पे होता है। एंड इनका जो कल्चरल फेस्ट है वो मैफिक है। ये जो कल्चरल फेस्ट है ये नेशनल लेवल का कल्चरल फेस्ट होता है। इसमें अलग अलग कॉलेज के बच्चे इंडिया के कोने कोने से पार्टिसिपेट करते हैं। ये वर्कशॉप वगैरह, कॉम्पिटिशन वगैरह ऑर्गेनाइज कराते हैं, और एक अच्छे लेवल पे MANIT भोपाल का जो कल्चरल फेस्ट है और टेक्निकल फेस्ट है ये दोनों कंप्लीट कराए जाते हैं। इनका जो स्पोर्ट फेस्ट है वो 2015 में ऑर्गेनाइज कराया गया था। 2015 के बाद का जो डेटा है वो इन्होंने अपनी ऑफिशियल साइट पे शेयर नहीं कर रखा है। तो ओवरऑल NIT भोपाल की जो कैंपस लाइफ है वो आपको डिसेंट मिलने वाली है। इनके कैंपस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़िया है। हॉस्टल के जो बिल्डिंगें हैं वो भी आपको सही कंडीशन में मिल जाती है, हॉस्टल रूम भी सही कंडीशन में है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी वगैरह आपको हॉस्टल के अंदर मिल जाती है, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी आपको हॉस्टल में मिल जाती है। इनके जो इवेंट्स हैं वो भी काफ़ी बढ़िया लेवल पे होते हैं। जो इनके क्लब वगैरह हैं वो भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं कैंपस के अंदर। तो अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो कैंपस लाइफ आपको बढ़िया मिलेगी। अब हम बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में है, जो कि प्लेसमेंट रिकॉर्ड। तो यहाँ पे मैं प्लेसमेंट को डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं 2020 प्लेसमेंट की। तो 2020 में इनका जो हाईएस्ट पैकेज था वो 47 लाख का था। 2019 में कंप्यूटर साइंस से इस कॉलेज में 100% प्लेसमेंट हुई थी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। 2019 में EC में 95% स्टूडेंट प्लेस हुए थे, इलेक्ट्रिकल में 85%, मैकेनिकल में 82%, 69% केमिकल में, सिविल में 62%, और सबसे कम प्लेसमेंट हुई थी मटेरियल साइंस में जो कि 61% है, जो कि काफी बेहतर है मटेरियल साइंस के हिसाब से प्लेसमेंट। अगर बात करते हैं हाईएस्ट पैकेज की तो कंप्यूटर साइंस का हाईएस्ट पैकेज 42 लाख का था, जो कि 2020 में इंप्रूव हुआ 47 लाख हो गया। और 2018 में कंप्यूटर साइंस का जो हाईएस्ट पैकेज था वो इससे भी ज्यादा था, 64 लाख रुपीस का। केमिकल का 11 लाख का था, सिविल का 10.50 का था, इलेक्ट्रिकल का 11 लाख का था, EC का 20.50 लाख। अगर ब्रांच वाइज एवरेज पैकेज की बात करें तो 2019 का यहां से आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस का एवरेज पैकेज 12.51 लाख था, केमिकल और सिविल का 6.40 लाख था, इलेक्ट्रिकल का 6.51 लाख था, मैकेनिकल का 6.17 लाख, मटेरियल साइंस का 6.68 लाख, और EC का जो एवरेज पैकेज था वो 7.61 लाख था। तो इनकी जो दो टॉप ब्रांचें हैं EC और कंप्यूटर साइंस, इनके एवरेज पैकेज में आपको काफी बड़ा गैप देखने को मिल रहा है। बाकी कंप्यूटर साइंस का जो एवरेज पैकेज है MANIT का वो काफी बढ़िया है। इसके बाद अगर हम 2018 का प्लेसमेंट देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने बच्चे एलिजिबल थे और उनमें से कितने बच्चे प्लेस हो गए थे। केमिकल में 57 में 42 प्लेस हुए थे, सिविल में 80 में ओनली 36 स्टूडेंट ही प्लेस हुए थे, कंप्यूटर साइंस में 184 में 174 स्टूडेंट प्लेस हो गए थे, इलेक्ट्रिकल में 100 में 73, EC में 134 में 105 स्टूडेंट प्लेस हुए थे, मटेरियल साइंस में 32 में 21 स्टूडेंट, और मैकेनिकल में भी प्लेसमेंट थोड़ा सा डाउन था, 164 में 108 स्टूडेंट ही प्लेस हुए थे 2018 में। बाकी अगर आप कंप्यूटर साइंस का देखो तो EC का देखो, ये दोनों काफ़ी बढ़िया हैं, यहाँ पे प्लेसमेंट बढ़िया हो रही है। सबसे कम हाईएस्ट पैकेज 8 लाख का था जो कि मटेरियल साइंस के अंदर था। EC का हाईएस्ट पैकेज जो था वो 13 लाख का था, जो कि 2018 में काफ़ी कम था अगर हम कंपेयर करें 2019 से। तो अगर एवरेज पैकेज की बात करें तो कंप्यूटर साइंस का 10.65 लाख का था। अब हम बात करते हैं इस कॉलेज के कट ऑफ के बारे में। यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक क्या थी, 2020 में कितनी रैंक गई थी, यहाँ पे कितनी रैंक में आपको एडमिशन मिलता है। तो ये जो रैंक बताई गई है ये 2020 के अकॉर्डिंग बताई गई है। CA से भी जो स्पेशल राउंड काउंसलिंग होती है उसके राउंड 1 के कट ऑफ यहाँ पे मैंने आपको सभी कैटेगरी के लिए बताए हैं। जितनी भी रैंक यहाँ पे मेंशन है वो सब की सब आपकी ऑल इंडिया रैंक यानी CRL रैंक है। यहाँ पे किसी भी कैटेगरी की कैटेगरी रैंक मेंशन नहीं की गई है। जोसा का मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि जोसा के बाद CA से भी होता है और उसमें जो कट ऑफ होता है वो एक काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आपको डिटेल में कट ऑफ देखना है, हर एक राउंड का देखना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको हर एक कैटेगरी का कैटेगरी वाइज आपकी कैटेगरी रैंक के हिसाब से ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक देखने को मिल जाएगा जोसा के लिए।